हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कट ऑफ बीए फॉरेन लैंग्वेज का, जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का, जिसका एग्जाम 6 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे एक बार कि क्लस्टर वाइज जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो किस तरीके से आपका कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है। देखिए, कट ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें जरूरी है। पहला कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, दूसरा किस किस कैटेगरी में किन लोगों को कितना मार्क्स मिलता है। क्योंकि यूजुअली बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज कर जाते हैं वो क्या करते हैं कि कट ऑफ के लिए वो देख लेते हैं कि कितना स्कोर हुआ और प्लस सोच लेते हैं कि इतने में कट ऑफ हो जाएगा। उनको लग जाता है कि हाँ, इतने बच्चे तो इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे और मेरा स्कोर सपोज कीजिए 75 आ रहा है तो उनको लगता है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग ये भी देख लेंगे कि किस किस प्रोसेस के थ्रू कट ऑफ डिटरमाइन होता है और फाइनली हम लोग ये भी बात कर लेंगे कि कितना लिस्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल जो मेरिट लिस्ट निकलता है वो मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे निकलता है। और देखिए क्या है कि एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को हुआ था और आज 9 अक्टूबर है, तो हम लोगों ने 3 दिन का समय लिया। 3 दिन में हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया, तो उसको भी हम लोग डिटेल में एनालाइज कर लेंगे और देख लेंगे कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे और प्लस किस सेक्शन में ऑन एवरेज बच्चे जो है कितना स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों की 5-6 लोगों की टीम थी और सभी लोगों ने मिलकर इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में एक बार डिस्कस कर लिया। तो हम लोग ये सारी बातें आज जो है एक सिलसिले ढंग से सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर आपको ना 100% कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इसके अराउंड जो है कट ऑफ वेरी कर सकता है। प्लस जितने बच्चे ऐसे हैं, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो से आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको ऑन एवरेज कितना स्कोर करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कि और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेसेस है जिसको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से कट ऑफ डिटरमाइन होता है, तो ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ के पहले क्या क्या एडिशनल मार्क्स हैं जो कि आपके ओवरऑल मार्क्स में एड अप हो जाता है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो ओवरऑल जो मार्क्स है, जो एडिशनल मार्क्स है, वो मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन वो भी मिलता है। तो एक तो हो गया आपका जो रिटन मार्क्स होता है, जो आपने रिटन मार्क्स इन द सेंस की एंट्रेंस एग्जाम का जो मार्क्स होता है आउट ऑफ 100। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे मार्क्स होते हैं, एक मार्क्स होता है जो डिप्रीवेशन पॉइंट का, या जिससे कि हम लोग क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 के लोग होते हैं। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना 10th या 12th दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है कि आपने 10th या 12th दोनों किया हो, आपने 10th या ऑब्लिक 12th दोनों में से कोई भी एक क्वार्टाइल 1 से अगर आपने किया है तो आपको मिल जाएगा 6 मार्क्स। ठीक है। अगर आपने दोनों में से कोई एक इन द सेंस की 10th या 12th दोनों में से कोई एक आपने अगर क्वार्टाइल 2 से किया है तो आपको मिल जाएगा 4 मार्क्स। तो इस पॉइंट को ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें अगर मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी क्वार्टाइल 2 से अगर 10th या 12th दोनों में से कुछ भी अगर आपने किया है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सवाल ये होगा कि उन्होंने एक सपोज कीजिए 10th जो है क्वार्टाइल 1 से किया है, 12th क्वार्टाइल 2 से किया है, तो उस केस में क्या होगा। तो आप लोग को बता दूं कि उस केस में भी आपको क्वार्टाइल 1 का यानी 6 मार्क्स मिलेगा। तो एक तो हो गया ये क्वार्टाइल का। और देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फॉर्म भरने के टाइम में ये सारी गलतियां कर गए थे और अब वो बार बार कॉल करके बोल रहे हैं कि क्या एडमिशन के टाइम में उनको क्वार्टाइल का मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं मिल पाएगा अगर उन लोगों ने क्वार्टाइल के लिए यस या डेप्रीवेशन पॉइंट के लिए यस नहीं किया है। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो कट ऑफ डिटरमाइन होता है ये ऐड करके ही डिटरमाइन होता है। तो एडमिशन के टाइम का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है दिस मीन्स कि यू आर लकी। अगर नाम नहीं आता है तो आप ये मत सोचिएगा कि वहाँ जेएनयू को जाके रिक्वेस्ट करने से वो आपका मार्क्स ऐड करके एक फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
और इसीलिए इस बार हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि बहुत सारे लोग, जितने लोग अगले साल के लिए आप लोग फॉर्म भरने वाले हैं, तो सभी लोगों का हम लोग खुद से काउंसलिंग करके एक एक इंडिविजुअल का खुद से अपने गाइडलाइन में फॉर्म फिलअप कराएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, और ये 6 मार्क्स बहुत ही वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं, तो उस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। जो दूसरा आता है वो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो सारे फीमेल कैंडिडेट्स को, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलता है। अगर वो फीमेल कैंडिडेट्स किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, चाहे वो ओबीसी, एसटी, एससी, किसी से भी हैं, तो उनको यहाँ पे टोटल 7 मार्क्स मिल जाता है। तो ये तो हो गया। अब मान लीजिए इस केस में क्या होगा, अगर कोई ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि मान लीजिए एससी हैं या एसटी हैं और उन्होंने क्वार्टाइल 1 से किया है, तो उनका जो टोटल मार्क्स कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 6 + 7 = 30। लेकिन जेएनयू की पॉलिसी है कि आपको मैक्सिमम 12 मार्क्स ही मिल सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको 12 मार्क्स मिल जाएगा। और ये 12 मार्क्स जो होता है, चाहे वो क्वार्टाइल 1 का मिले या फिर 1-2 का मिले या फीमेल कैंडिडेट को, आपने जितना भी स्कोर किया है आउट ऑफ 100, उसमें वो जाके ऐड हो जाता है। दिस मीन्स कि अगर आपका 99 आपने स्कोर किया और इधर आपका 12 मार्क्स मिल रहा है, तो 12 हो जाएगा। तो ये सारा, और ये फिर आपको डिटरमाइन करेगा। अब अगर मान लीजिए किसी फ्रेंच में ऐसा हुआ कि सारे फीमेल कैंडिडेट्स आ गए जिन्होंने स्कोर किया 99, तो उस केस में पूरे फ्रेंच में बस उन्हीं लोगों को एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन अब दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जो मेरिट लिस्ट बनता है वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मेरिट लिस्ट जो है किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सर मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगा, उसमें उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो बनता है अलग अलग रिजर्वेशन के कैटेगरी वाइज बनता है। दूसरा, जो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि एक सिंगल मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, तो किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि सपोज कीजिए जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और भी मान लीजिए कोई है। तो अगर मान लीजिए इस केस में आपका सीट है 20, सपोज कीजिए फ्रेंच में सीट है 50, और 50 को आप फिर डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग परसेंटेज वाइज। तो ओबीसी के लिए जो टोटल रिजर्व सीट्स हैं वो है 27, एससी के लिए शायद है 15, इनका है 7, और प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जिनका है आपका 10%। तो उस तरीके से आप देखिएगा तो ये सारा डिवाइड हो जाएगा। तो 27, अब सवाल आता है कि अलग अलग किस तरीके से मेरिट लिस्ट डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है देखना कि आप देखिएगा जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया है तो जेएनयू आपसे 3 सवाल पूछ लेता है। सवाल इन द सेंस कि आपका 3 प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि क्या अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट जिसका मैंने अप्लाई किया है उसका मैंने नहीं क्लियर कर पाया लेकिन किसी और का क्लियर कर पाए, तो क्या दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो मैं बता दूं नहीं मिल सकता है। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि क्या रिजल्ट आने के बाद वो अपना जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते हैं। तो अब सपोज कीजिए जितने लोगों का पहला फर्स्ट प्रेफरेंस फ्रेंच था, तो उनको देखा जाएगा कि टॉप मान लीजिए जनरल के लिए वहां पे सीट है सपोज कीजिए 25, तो वहां पे देखा जाएगा कि टॉप 25 स्टूडेंट्स कौन है और उनको ये दे दिया जाएगा। प्लस मान लीजिए ओबीसी के टोटल सीट बन जाते हैं 13, उसी तरह 15 का हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा 7, उसी तरह यहाँ पे कीजिएगा तो सपोज कीजिए 4, यहाँ 5, तो सपोज कीजिए इतना टोटल सीट्स हो गए जिसमें कि अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को एडमिशन लेना है। और इसी में आपके मतलब P1 कैटेगरी में है, P2 कैटेगरी में है, तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जितने बच्चों का पहला प्रेफरेंस फ्रेंच था तो उसमें से टॉप 25 कौन है। टॉप 25 का लिस्ट आ जाएगा फ्रेंच के एडमिशन के लिए। ओबीसी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया है तो उसमें से टॉप 13 कौन है, तो उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा।
लेकिन एक बात यहाँ ये भी होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे जो 25th स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि टॉप 25 में ओबीसी कैंडिडेट्स भी होंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी होंगे, तो वो सारे जनरल कैंडिडेट्स में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जनरल कैंडिडेट्स ही इसमें आएंगे, इसमें आपके एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीएस सारे लोग आ जाएंगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है वो है कि उसमें सारे लोग जो टॉप 25 हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस रिलीजन से हैं, किस कास्ट से हैं, सारे लोग आ जाएंगे। और वैसे ही फिर सारा आपका कैलकुलेट हो जाता है। या फिर आप इसको उल्टे वो अपोजिट ढंग से भी देख सकते हैं, जितने एससी कैंडिडेट्स हैं या जितने एसटी कैंडिडेट्स हैं, ओडब्ल्यूसी, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, तो सारे लोगों का जितना जितना सीट है, तो टॉप से सपोज कीजिए ओबीसी है तो टॉप 13 का लिस्ट बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ढंग है एक मेरिट लिस्ट बनाने का, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे लोगों का जो परेशानी था कि वो किस तरीके से टोटल इवैल्यूएशन किया जाता है, मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है, तो इस तरीके से किया जाता है। दूसरा आप लोगों का सवाल था कि मान लीजिए पहला प्रेफरेंस फ्रेंच है, दूसरा आपका स्पेनिश है, तो उसमें किस तरीके से आपको स्पेनिश मिलेगा। तो सपोज कीजिए कि फ्रेंच में आपने 25 लोगों का नाम आ गया, लेकिन कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसका सेकंड प्रेफरेंस स्पेनिश है, लेकिन उनका स्कोर ये 25 से जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा है, तो उसका नाम आ जाएगा, लेकिन उसी समय आएगा जब उसको फ्रेंच ना मिला हो। तो ये इन द सेंस कि उसका स्पेनिश ना मिला हो तो उसका नाम फ्रेंच में आ जाएगा। तो ये तरीका है पूरा कट ऑफ को डिटरमाइन करने का, या किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनता है। लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको डिटेल में जानना है कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से डिटरमाइन होता है, तो एक हम लोग ने पास्ट में भी एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस जो आए थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बन सकता है। तो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि क्या क्या क्लस्टर वाइज लास्ट अराउंड 4 to 5 ईयर्स में क्या ट्रेंड रहा है, और किस तरीके से क्लस्टर वाइज कट ऑफ लिस्ट एज्यूम हम लोग करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट होगा, ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन उसी के अराउंड ये वेरी करेगा। तो जब मैंने बोला था कि जब हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम बच्चों का सही होने का और गलत होने का। उसी के हिसाब से हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट या मार्क्स लेकर आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये भी कर लेते हैं कि अलग अलग एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चंस को देखिएगा तो ये सेक्शन हम लोग क्रिएट कर लेंगे कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक तो मान लीजिए जीके फॉरेन, एक मान लीजिए करंट, एक मान लीजिए आपका इंग्लिश, एक हो गया रीजनिंग, एक हो गया आपका इंडिया, और एक मान लीजिए हो गया अदर्स। ठीक है, तो अदर्स तक को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है। तो और दूसरा पॉइंट जो हम लोग करेंगे कि जब सीरियली वाइज करेंगे, सपोज कीजिए 1 नंबर, 2, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इससे हम लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि टिक लगाते चलेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, या कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। फिर इन सब का हम लोग एक बार एवरेज निकाल लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब हम लोग ये पूरा करेंगे तो आप लोग जितने लोग अपने वीडियोस देखिएगा तो आप कमेंट में भी जाके लिख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया है, और प्लस
प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की, तो हम लोग उस बेसिस पे भी कैलकुलेट करके आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो भी सवाल था कि कितना आ सकता है, किस तरीके से डिटरमाइन हो सकता है। और ये फाइनली जब हम लोग कर पाएंगे तो आप लोग खुद से भी इवेलुएट कर पाइएगा कि हाँ क्वेश्चन का टफ कितना था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि सर क्वेश्चन टफ आया था, इजी आया, तो ये तो सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आया था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन यानी हम इसको करंट यानी एक टिक लगा दिए कि हाँ। अभी फ्रेंच ओपन ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका प्रिपरेशन किया ही होगा, तो ये शायद से ये सभी लोगों ने टिक सही लगाया होगा। दूसरा है एब्सर्ड का, जो कि आपके इंग्लिश सेक्शन का था, तो वो भी मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा। ये रेडिकुलस एक आसान एब्सर्ड आसान सा है। रैंकोर भी शायद इसमें सभी बच्चों ने सही नहीं लगाया होगा, ये थोड़ा सा टफ है। चौथा वार एंड पीस। वार एंड पीस क्या है आपका, रशियन रिवोल्यूशनरी का है। हम लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने इसको पढ़ा ही है, तो ये सभी लोगों ने सही टिक लगाया होगा। पैराडाइज लॉस्ट इज समथिंग विच आई थिंक, अगर आप मेरे से पूछेगा तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया होगा। इसको भी हम लोग जीके में ही कंसीडर करेंगे, तो उसको हम लोग क्रॉस लगा देते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश करंट का पार्ट है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही लगाया होगा। सेलेस्टियल बॉडीज मैक्सिमम बच्चों ने गलत लगाया होगा। रैट जो जोडिएक साइन है चाइना का, और आप लोग जानते हैं कि उनका हर एक साल जो जोडिएक एनिमल होता है वो वेरी करता है, तो वो मैक्सिमम बच्चों ने उसको सही लगाया होगा। एम्प्टी क्वार्टर सऊदी अरेबिया मैक्सिमम बच्चों ने सही लगाया होगा। दूसरा है किम जोंग अन, सभी बच्चों ने उसको भी सही लगाया होगा, सभी लोगों ने इनके बारे में पढ़ाई की ही की है। फेनोमेनन ऑफ स्प्लिट, दिस इज क्वेश्चन जहाँ पे जब हम लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल में भी जर्मन फिलोसफर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हाँ इनके बुक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। हम लोगों ने बुक्स में डिस्कस किया था रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स एंड ऑल, लेकिन इनके बारे में नहीं किया था। तो चांसेस हैं कि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत किए होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ये जो है आपके फ्रेडरिक हेगल के पॉलिटिकल साइंस में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, और इनका इम्पैक्ट मार्क्स पे भी काफी ज्यादा रहा है। वन कंट्री टू सिस्टम बच्चों ने सही किया होगा, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन हाँ इन द सेंस कि हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को मैक्सिमम मान रहे हैं जो कि अबव 50% का प्रोबेबिलिटी है। पोंगयांग मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, ये सभी लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया भी था। दूसरा केम अक्रॉस या 14-15 का जो है वो इंग्लिश है, उतना ज्यादा टफ नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही ही किया होगा। कैट कॉम्प्रीहेंशन 16-17 का जो कॉम्प्रीहेंशन है 16-17 है, 18 है, 19 है, 20, 18 से 20 इंग्लिश। एज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट से कि 15 से लेके 20 तक या 14 से लेके, यानी 2 और लगा देते हैं, नहीं 14 से लेके 20 तक, तो एज्यूम करते हैं कि सभी बच्चों ने इंग्लिश एक सपोज कर लेते हैं कि ओवरऑल गलत किया होगा। लेनिन म्यूजियम सभी बच्चों ने मैक्सिमम ने सही ही किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आप लोग जो है सही आंसर पे टिक लगा देते हैं, जब नहीं रहता है पता तब भी टिक लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अमीर खुसरो चिश्ती सिलसिला, मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत ही किया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है यूरोप का 23 नंबर, जिसको मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा।
फिर है 24, इसको भी सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सही ही किया होगा। और ये ऐसा है जहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में भी डिस्कस किया था। 25 मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत किया होगा। प्रेसिडेंट्स हाउस ऑफ साउथ कोरिया गलत किया होगा। ठीक है, महात्मा गांधी 26 नंबर सही नहीं किया होगा। रेणुका जी डैम 27, 28, 29, ये तीनों जो है, रेणुका जी ये आपका इंडिया का है, प्लस यही सलमा डैम जो है ये इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है। और मेरे हिसाब से प्लस 29 जो वाक वेडनेसडे जो स्टार्ट किया था मेघालय में, तो इस सभी को बच्चों ने गलत नहीं किया होगा, क्योंकि ये ऐसा है जो लोगों ने, और प्लस 30 नंबर भी मैक्सिमम, जहां तक मेरी बात हुई है मैक्सिमम लोगों से, तो उन लोगों ने इसको गलत ही मार्क किया है। अब आते हैं 31, ट्यूनीशिया का प्रेसिडेंट, मैक्सिमम बच्चों ने इसको वो नहीं जान रहे थे। कॉम्प्रीहेंशन 32, मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही किया होगा। 33 सही किया होगा। 34, ठीक है। अब आता है 35 नंबर, करेंसी मैचिंग, टर्की लीरा, इसको मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि टर्की समथिंग जहां पे बहुत कम लोग जो है पढ़ पाते हैं। 36 नंबर मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत ही किया है। हर्फ वर्ड 37, 38, 39, ये जो है दिस इज समथिंग दैट इंग्लिश है, मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही किया होगा। अब आ जाइए, मान लीजिए चाइनीज, जापानीज, कोरियन, सेम ग्राफिक, ट्रिगर बाय, ये 40 नंबर डाउट है। 41 सभी बच्चों ने सही किया होगा। साउथ कोरिया ऑफिशियल नेम 42, सभी बच्चों ने इसको जो है सही ही किया होगा। फिर आटाकामा चिले, सही बच्चों ने सही किया होगा। हाराकारी, हाँ 44 इज समथिंग जो कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको गलत किया है। पोस्तो अफगानिस्तान, ये सभी बच्चों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको सही किया होगा। और 46, 47 कॉम्प्रिहेंशन टाइप है, सही किया होगा। 48 21 जून सही किया है। 49 अवेयरनेस, सही बच्चों ने 49, 50, 51 इंग्लिश है, सही बच्चों ने सही किया। 52, 53, 53 मैक्सिमम ने, अब 53 में लोगों ने अर्थ लगाया होगा, लेकिन नेपच्यून को भी अब ब्लू प्लैनेट बोला जाता है बिकॉज ऑफ द एटमोस्फेयर अराउंड। 54 नंबर सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। रिवर मैचिंग 55 सही किया होगा।